इसराइल ने कामयाबी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ अपने हदफ को न सिर्फ निशाना बनाया फ़िज़ाई तरीके से भी, बल्कि वो बता रहे हैं कि उनके अपने ही वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जहाँ कई अरसे से काम हो रहा था, खुफिया सिस्टम मौजूद है और उसके थ्रू उन्होंने ज़मीनी तौर पर भी कार्रवाई की है। हालांकि सबको पता था कि इसराइल हमला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी नाकामी ईरान की क्या वजह समझ आती है आपको? जदीद टेक्नोलॉजी थी, ग्राउंड इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, या फिर सिस्टम को जैम किया गया था जिसके बाद ये सिचुएशन पैदा हुई? बहुत शुक्रिया किरण, मुझे इनवाइट करने का। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से ईरान कुछ नहीं कर सका और इतनी बड़ी कामयाबी, मिलिट्री कामयाबी इजराइल को हासिल हुई है। अब जितनी जितनी खबरें आ रही हैं, जो इनपुट आपने भी शेयर की है, मैंने भी डिफरेंट, सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ मुख्तलिफ इंटरनेशनल वेबसाइट से दूसरी जगहों पे, तो मुझे और ज्यादा हैरत हुई है कि कितना नेटवर्क डीप इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया हुआ था ईरान के अंदर। और अब आप, ये कोई शायद सीक्रेट नहीं रहा, आपने नोट किया होगा कि जितने लीडर्स चुनकर उन्होंने टारगेट किए हैं, वो पास पास के रिलीजियस लीडर्स भी हैं, मिलिट्री लीडर्स भी हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं। तीनों एक सेगमेंट्स के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना और इतनी प्रिसीजन से करना कि आपने नोट देखा है कि फ्रेट्रिसाइड या साइड पे कोई साइड डैमेज या कोलैटरल डैमेज नहीं नजर आया इस पूरे मार्के में। जिसका मतलब ये है कि उनको प्रिसीजन से लोकेशन पता थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन पता थी, चाहे उन्होंने मोसाद ने पहले से इन्फिल्ट्रेट करके मार्क किया हुआ था। और साइंटिस्ट, हालांकि कल सुबह से सब चैनल्स, आप सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन जरीदे ने या न्यूज ये आइटम आ गया है कि चांसेस हैं कि आज रात को इजराइल हमला करेगा, उसके बावजूद इतने बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को, आर्मी चीफ को, उनके पासदारान इनकलाब के लीडर्स को एक जगह, ऐसी जगहों पे रखना जहां प्रिडिक्टेबल था, जहां पे एक रिपोर्टिंग हो सकती थी और उनमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं किया गया, उनको हाइड आउट नहीं किया गया, कहीं इनको डिस्पर्स नहीं किया गया, ये मुझे बहुत बड़ी हैरत होती है। इसका मतलब ये और भी खतरनाक कलाम मुझे ये नजर आता है कि इस ईरानी जो आर्म फोर्सेस या किसी गवर्नमेंट लेवल पर, बहुत ऊंचे लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइज हुए कुछ लोग जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन किस वक्त कहाँ है, जिसकी वजह से इतनी प्रिसीजन से अटैक किया गया। आपने नोट किया होगा 200 जहाज जो इजराइल ने खुद कहा है कि हमारे वहां से टेक ऑफ किए हैं, 2200 किलोमीटर का फासला है, 1.5-2 घंटे की कम से कम फ्लाइट है, वन वे फ्लाइट है, वहां से आए हैं, जहां दरम्यान में रिफ्यूलिंग भी हुई होगी। सिवाय F-35 जहाज जो इस्तेमाल हुआ है वो एक स्टेल्थ जहाज है जिसको पकड़ना मुश्किल था इन रडार्स के लिए, लेकिन F-16 F-15 ने जो जॉर्डन या सीरिया या इराक के ऊपर से जो भी रूट लिया हो, उनको डिटेक्ट करना चाहिए था इतनी लंबी फ्लाइट को। किसी ने ना अगर डिटेक्ट किया तो जाहिर है कॉम्प्रोमाइज है, रिपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद वो आकर पेनिट्रेट करते हैं, एक प्रिसीजन से मारते हैं। और आपने नोट किया होगा जो इंडिविजुअल्स मारे जाते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है इतनी प्रिसीजन से सिंगल पर्सन को नॉकआउट करना। वो जरूर जमीनी एक सपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक या ऑब्वियसली एक लोकेशन उनके पास मौजूद थी। ये वेल थॉट आउट, वेल इंटीग्रेटेड वो है। और मेरा कंसर्न यहाँ पर तो खत्म नहीं होता, मेरा कंसर्न ये होता है, वहां से शुरू भी होता है कि अगर इजराइल के खिलाफ ने ये ऐलान किया कि हम अब हमला करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जो रिस्पॉन्स है वो इजराइल को पहले से ना फोरवार्न कर दे कोई कि ये मिसाइल होंगे इस वक्त। एग्जैक्टली सर, बड़े कैलकुलेटेड और बड़े टारगेटेड ऑपरेशंस जो उनकी तरफ से किए गए, और जिस तरह की वीडियोस हमारे सामने आई हैं तो उससे नजर आता है कि फ़िज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल हुई और फिर साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की गई। अब मुझे ये फरमाइएगा सर, ये इसराइल और ईरान के दरमियान जो फासला है वो 2000 किलोमीटर्स का बनता है। अब इस दौरान क्या डायरेक्ट इसराइल की बेसिस से तैयारे उड़े और वो आकर ईरान पे उन्होंने अटैक किया, या फिर बीच में कोई किसी मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद या उनकी एयर बेसिस को इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जैसे ही जब ये खबरें और इत्तलात आना शुरू हुई थी और ईरान ने कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, कि जॉर्डन की तरफ से फौरी तौर पर ये रिप्लाई आया था कि हम किसी को भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये क्या हुआ है बीच में? ये जो तीनों जहाज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम उन्होंने ले लिया, F-35, F-16, F-15, ये तमाम की तमाम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। दैट मींस कि एयर टू एयर रिफ्यूलर का अगर टैंकर, और जाहिर है 200 जहाजों के लिए तो काफी ज्यादा टैंकर्स हवा में मौजूद होंगे, इतनी बड़ी, और हवा में रिफ्यूल किया गया होगा, उनको एयर बेसिस यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। हवा में उन्होंने टैंकर से उड़ते हुए रिफ्यूल किया होगा, वापसी पे या जाते हुए किसी स्टेज पे, ये भी अननोटिस रहा। दूसरी बात है, और जो जॉर्डन ने अनाउंस किया है वो बाद में अनाउंस किया है, जब उनके जहाज खैरियत से लैंड कर चुके थे, इतनी तबाही मचाकर कि एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करनी दी जाएगी। अगर मैं ज्योग्राफिकल सर, जब ईरान ने कहा ना कि हम बदला लेंगे, उसके बाद ये जॉर्डन का स्टेटमेंट आया था।
एग्जैक्टली तो लॉजिकली अगर आप लाइन शॉर्टेस्ट रूट ड्रॉ करें तो इसराइल को सूट करता है कि वो जॉर्डन और इराक का रास्ता ले, जो 2000 किलोमीटर आप कह रही हैं वन वे, और 4000 किलोमीटर जाना है। जी और जी और ऊपर से एक और जी इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अमेरिका कहता है कि हमने बंकर बस्टर्स जो बॉम्ब्स हैं जो तकरीबन 100 फीट तक डीप इनसाइड ग्राउंड जा सकते हैं, हमने नहीं दिए इसराइल को। जबकि जो उनका तारान ये जो न्यूक्लियर जी प्लांट है, वो मैंने काफी अरसा पहले भी पढ़ा था कि जी उनका तकरीबन 80 से 100 फुट अंडरग्राउंड है, और उसको भी तबाह किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि वेपन्स भी ऐसे इसराइल के पास थे, जी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी बड़ी प्रिसाइज थी, और ऑब्वियसली बड़ी एक्यूरेसी से एडिट किया है बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस जो उनका नेटवर्क इनसाइड ईरान है सर, मैं एक बड़ा जगह और खतरनाक पढ़ है। रही थी खालिद साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ तो जरूर इस पर भी बात करूंगी कि शाम और लेबनान, इनकी जो फिजाई हदूद या इनका जो डिफेंस सिस्टम वगैरह है उसको जो तबाह किया गया है, तो ये प्रॉपर एक प्लानिंग थी जिसकी वजह से जो आप बात करें कि आसमान में रिफ्यूलिंग का भी उनके पास सिस्टम मौजूद है ताकि उनके जहाजों को रोका ना जा सके। इस वजह से ईरान तक बड़ी आसानी से फ्लाइट्स आई भी हैं और अटैक्स किए भी गए। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। राशिद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, सारी दुनिया इस वक्त यकजमान है कि जो इसराइल कर रहा है वो चाहे फलस्तीन में हो या फिर इस वक्त जो ईरान में किया जा रहा है, ये नंगी जारियत की जा रही है फलस्तीन की तरफ से। ऐसे वक्त में ईरान और इसराइल की तरफ से जो कुछ हो रहा है, अब ईरान और अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज पर हैं। इतवार को एक और मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में पहले ही ये बातें हो रही हैं कि अब इस एस्केलेशन के बाद लगता नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे। तो सर, ये सारी सिचुएशन जो हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या आपको भी यही लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो होना था वो हो चुका है? देखिए, इसमें ईरान की स्टेटमेंट तो आई है कि वो इन जो मुज़ाकरात है इसको जारी नहीं रखना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली एक वायलेशन तो हुई है। उसमें जो ट्रम्प साहब की ताज़ा ट्वीट है उसमें उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब इस पूरी सिचुएशन में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अमेरिका ये कहता है कि उनको पता था कि हमला होने वाला है, बट बड़ा शॉर्ट टाइम दिया गया था उस पर जो भी सोचो विचार करने के लिए। 1-1.5 दिन पहले उनको बताया गया था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें इंटरनेशनल लॉ भी इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज आप इस तरह अगर लेट्स सपोज के इंटरनेशनल एजेंसी की जो रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पे अगर आप किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, तो वो एक तो उस रिपोर्ट की एथेंटिसिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो बात कर रही है कि 60% से ज्यादा यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है, जिसकी बेसिस पे इसराइल ये कह रहा है कि 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है ईरान अगले 1 वीक से 1 मंथ के पीरियड में, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, पहली बात। उसके बाद अगर फर्स्ट करें वो रिपोर्ट आई है तो आया उस बेसिस पे इसराइल इंटरनेशनल लॉ के अंडर अटैक कर सकता है, जो कि उसकी डोमेन में नहीं था, वो नहीं कर सकते। उसमें होता ये है कि नॉर्मली ऐसी रियासत जिसको अपना इशू हो कि उन एटॉमिक बेसिस पे या एटॉमिक वेपन्स की बेस पे उन पे हमला हो सकता है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, उनकी ऑथोराइजेशन ली जाती है, उसके बाद हमला किया जाता है। तो इस पूरी सिचुएशन में इसराइल ने उसको बाईपास किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसराइल ये कहता है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाने थे, लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि भाई पहले वो बने हो, उसके बाद आपके पास सर्टन होना चाहिए कि इस दिन ये हमला होने वाला है, जिसकी वजह से प्रिवेंशन के तौर पे हमने ये अटैक किया। अब जो अहम चीज ये है कि इसमें इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, जो सेक्शन 2 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 51 है।